नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। एक तरफ एनडीए को अपनी सिटिंग सीट बचाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, जिनके इस बार 5 उम्मीदवार मैदान पे हैं। तो वहीं दरअसल तीसरे चरण में बिहार के झंझारपुर, सुपौल, मधेपुर और खगड़िया और अररिया सीट पर मतदान हो रहा है। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और 9 बजे तक सबसे ज्यादा 16% वोटिंग बंगाल में ही हुई है। तो यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तीनों फेजों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में ही हुई है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार तेजी से वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी टीएमसी, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, वोटिंग के बीच बीजेपी और कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। तो मुर्शिदाबाद में बीजेपी टीएमसी और कार्यकर्ता भड़क गए कांग्रेस के। तो वोटिंग के बीच बीजेपी कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। तो एक तरफ अगर देखा जाए, चुनाव आयोग ने ये सख्त गाइडलाइंस दी थी कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हर साल यही देखा जाए, हर 5 सालों में जब भी चुनाव होते हैं, अगर चुनावों की बात की जाए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर अगर लोकसभा के चुनाव देखे जाए, तो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा ऐसी खबरें सामने आती है, हिंसा की खबरें सामने आती है, जब आपस में ही या तो कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं या फिर अराजकता जानबूझकर चुनाव के समय भड़काई जाती है। तो मुर्शिदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी और टीएमसी नेता आमने सामने आ गए, झड़प हुई है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे, मुर्शिदाबाद में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रही है। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, काफी चिंताजनक भी है। और जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार यही बात कहता आया था, सख्ताई चुनाव आयोग ने की हुई थी पश्चिम बंगाल को लेकर भी, और यही बात लगातार चुनाव आयोग भी कहता आ रहा था कि किसी भी तरह की अराजकता सहन नहीं की जाएगी। तो उसी को लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो चुनाव आयोग ने यह कहा था कि आगामी लोकसभा के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी बीच ऐसी तस्वीरें जो आ जाती है वो काफी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पुलिस बल तैनात किया जाता है, पूरी फोर्स लगा दी जाती है, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें जो है पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है, जो अपने में ही काफी शर्मनाक तस्वीरें हैं। तो मुर्शिदाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर टीएमसी, कांग्रेस और जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से धक्का मुक्की हुई है। कारण क्या है अभी फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें देश को शर्मसार कर देने वाली होती है। तो पश्चिम बंगाल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में यह हाथापाई हुई है। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग के बीच बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। तो वहीं पर पुलिस दूसरी तरफ उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ जो है पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई देते हैं, आपस में ही भिड़ गए। कारण का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है, किस कारण में जो यह झड़प हुई है, क्यों बात खराब हुई है, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भी इन सभी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। कार्यकर्ता जो कि अपनी पार्टी के लिए काम करता है। तो पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है? 14.60% वोटिंग हुई है। तो यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो बिहार में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। तो अगर अन्य राज्यों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में तो 9 बजे तक 11.13% मतदान किया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 14.7% मतदान हुआ है। और अन्य राज्यों की अगर बात की जाए, क्योंकि आज अलग अलग राज्यों में तीसरे फेज में ये मतदान हो रहे हैं, वहीं पर आपसे भी लगातार हम लोग ये अपील कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचे। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 10% से भी ज्यादा हुई है वोटिंग। असम में भी 10% मतदान किया गया है। तो यानी कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, उसके बाद जो है ये आंकड़ा दिया गया है कितने परसेंट कितनी वोटिंग रही है 9 बजे तक का ये बताया जा रहा है। गुजरात में 9% से ज्यादा हुई है, छत्तीसगढ़ में
13.24% मतदान हुआ है। गोवा में 9 बजे तक 11.83% मतदान किया गया है। 6 बजे तक वोटिंग थम जाएगी। तो यानी कि आज बहुत सारे जो ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर भी लगी हुई है। तो 10 केंद्रीय मंत्रियों समेत 4 पूर्व ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है। तो कई दिग्गज नेता भी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं पर अगर पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पर चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी वोटिंग जो प्रतिशत है उसके आंकड़े दे दिए गए, तो महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.64% हुआ है मतदान। तो असम में 9 बजे तक 10.12% मतदान हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। वहीं पर हम दोबारा से एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचे, परिवार के साथ पहुंचे, जो लोग एलिजिबल है उन सभी लोगों को लेकर पहुंचे। सभी को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी बताइए, क्योंकि आज ही आपके पास मौका है जब आप अपने सांसद को चुन सकते हैं। अपने वोटों का अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुद्दे क्योंकि कई बार उठाए जाते हैं, जनता द्वारा कहा जाता है कि हमारी अपील नहीं सुनी जाती है सांसदों द्वारा, लेकिन अभी मौका है क्योंकि भविष्य देश का आपके हाथ में है। तो एमवी नेटवर्क लगातार यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट कीजिए और मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। हालांकि अब 9 बजे तक जो आंकड़े दिए गए हैं उससे यही लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच भी रहे हैं, काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ओम भी हमारे से जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव, वहीं पर मेरी सहयोगी लता भी जुड़ गई है न्यूज रूम से लाइव। ओम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रतिशत की बात की जाए, काफी सही है प्रतिशत दिख रहे हैं, उत्साह तो लोगों में दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से हमने पहले के चरणों में देखा, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हमें देखने को मिल रही है। और जो वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 16% के करीब वहां पर वोटिंग हमें देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हमें देखने को मिल रही है तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 11% के आसपास अभी वोटिंग हमें देखने को मिल रही है। 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उन 5 लोकसभा सीटें जो हैं उनमें से जो अगर हम बात करें अररिया की, तो अररिया में 11.41% वोटिंग हुई है। और वहीं अगर हम बात करते हैं झारझारपुर की, तो 9 के करीब वहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन चिंताजनक अगर आंकड़ा हम देखें तो वो गुजरात का है, क्योंकि गुजरात में कहा जाता है वहां पर वोटिंग मतलब लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और वहां पर वोट डालते हैं और वो बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अभी के जो आंकड़े अगर हम देखेंगे, 9 बजे तक के आंकड़े देखेंगे, तो 9 बजे तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 9 बजे तक के आंकड़े मात्र 9.68% है, जो कि काफी चिंताजनक है। अब देखने वाली बात यह होगी बबीता कि क्या आने वाले समय में जो 12 बजे तक के आंकड़े आते हैं, 2 बजे तक के जो आंकड़े आते हैं, उनमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन इसी बीच हम कहने वाली बात यह भी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पिछले चुनावों के, अगर पिछले फेजेस की माफ कीजिएगा, अगर बात की जाए उस समय भी पश्चिम बंगाल सबसे आगे चल रहा था, जहां पर वोटों के प्रतिशत सबसे ज्यादा थे। वहीं पर अभी भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल काफी ज्यादा आगे चल रहा है। यानी कि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है, अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, इसलिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। वहीं पर जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीखने की भी जरूरत है पश्चिम बंगाल के लोगों से, कि जिस तरह से वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने सांसदों को चुन रहे हैं। तो वहीं पर मेरी सहयोगी भी लता भी जुड़ी हुई है। लता, माहौल क्या कह रहा है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ 400 पार का नारा दे रही है, 370 पार करने की भी बात कर रही है, माहौल क्या है, किस तरफ नजर आ रहा है? तो जिस तरीके से अगर हम माहौल की बात करें तो इस बार जो है चुनाव 2024 का बेहद दिलचस्प भी है और बहुत ज़्यादा जो है उत्साहवर्धक नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि लोगों को जो है इस समय मुद्दों की बात लोगों के बीच नहीं चल रही है। इस समय जो बात चल रही है सिर्फ राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, धारा 370 का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े नेता, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, जिन जिन राज्यों में सभाएं करने के लिए पहुंच रहे, लगातार जो उनका फोकस है वो इन्हीं चीज़ों पर है कि धारा 370 में किस तरीके से बीजेपी ने
बड़ी कामयाबी हासिल की, फिर चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो, फिर चाहे वो तमाम जिक्र हो, लगातार जो है बात सिर्फ नेशनल मुद्दों यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अगर हम पिछले 2 फेज के चुनाव की बात करें तो लोगों में जो है खास दिलचस्पी इसमें खास दिखाई नहीं दी, क्योंकि लोगों को अब नहीं फर्क पड़ रहा कि उनके लिए क्या चीजें खास हैं, क्या चीजें नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें जाकर अपने अपने मतों का इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, चाहे 2019 की बात हो, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो, जो उत्सुकता मतदाताओं में दिखाई पड़ी थी उसके एवज में साफ तौर पर इस बार के लोकसभा चुनाव में माहौल कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पिछले 2 फेज के चुनाव के बाद तक जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पूरा जो मतगणना की पूरी आंकड़ा था वो भी जारी करने में जब लेट हुआ, तो उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों 14 दिनों के बाद, सोचिए आप, जो रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है वो रिपोर्ट आपने 14 दिन के बाद क्यों पेश की। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। और इसमें क्योंकि पिछले 2 फेजों में हम लगातार ये बात कर रहे थे कि लोगों की दिलचस्पी जो है मतदान में कम हो रही है, लेकिन जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश किए गए उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि जो मतदान हुआ है वो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में हुआ है। लेकिन सवाल अब लगातार ये बना हुआ है, हालांकि अगर हम तीसरे फेज की खासतौर पर बात कर ले बबीता, तो तीसरे फेज में थोड़ी सी बढ़त जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो है आज चुनाव हो रहा है। आगरा में 12%, एटा में 13%, आंवला में 11%, फतेहपुर सीकरी में 14%, सोचिए प्रतिशत जो है वो मतदान हो चुका है। इसके अलावा मैनपुरी सीट जो है वो हॉट सीट है, क्योंकि डिम्पल यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो मैनपुरी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है अपनी हिस्सेदारी इसमें निभाई है, क्योंकि 12% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। यानी कि अगर हम 2 फेजों को छोड़ दें, अगर हम तीसरे फेज की बात करें, तो तीसरे फेज में साफ तौर पर जो है लोगों की उत्सुकता दिखाई पड़ रही है। लोग अपने अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बात यह कि 2024 का रुख किस तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो रुख सिर्फ इस तरफ है कि जो लोगों का रुझान है वो इस बार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर है, और राष्ट्रीय मुद्दों को ही ध्यान में रखकर जो लोग हैं अपनी जनता जो है वो मतदान कर रहे हैं। ठीक है लता, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, खड़गे की इंडिया के सहयोगी नेताओं को चिट्ठी, तो चुनाव आयोग के रवैये को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मतदान के आंकड़े को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। तो ईसी द्वारा जारी विसंगतियों पर उन्होंने चिंता भी जताई है, तो वहीं पर खड़गे की इंडिया के सहयोगी नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है। तो चुनाव आयोग के रवैये को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। तो वहीं पर सिद्धार्थ का सीधा रुख करेंगे। सिद्धार्थ, जिस तरह की चिट्ठी भी लिखी जा रही है, वहीं पर अभी लता जो मेरी सहयोगी मेरे साथ भी जुड़ी हुई है, वो भी इसी बात में कह रही थी कि जब आंकड़े भी पेश किए गए, काफी समय इसको लगा था, तो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह का चुनाव आयोग का रवैया है उसको लेकर भी अब खड़गे ने चिट्ठी भी लिख दी है। बिल्कुल अपने सहयोगियों को लोग चिट्ठी लिख दी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा दिया। समय को लेकर कई चीजें हैं उसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से अभी लता ने बताया कि इतनी समय क्यों लग गया, तो इन सब चीजों को लेकर सवाल है। और अब खड़गे ने अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिख दी है कि लता, और इसकी तरफ से बता दो कि उत्तर प्रदेश में जिन समय चुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पर, उसमें कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत की बात करेंगे, मतदान प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे आगे संभल चल रहा है 14 के ऊपर वहाँ मतदान हो गया। जहाँ ये चीज ध्यान देने वाली बात है, संभल ऐसी सीट है जो बीजेपी चुनाव हारी थी पिछली बार, और इस बार भी परीक्षा है तो बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं वहाँ इस बार नहीं, जो जहाँ पर 22+1 समीकरण है वहाँ पर देखिए वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफी तेज बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने का विषय है। मैनपुरी में भी ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के दल है लगातार वहाँ पर वोटिंग के जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक है। अब देखना ये है कि किस तरीके से अब आगे जिस तरीके से दोपहर का समय होगा, उसके बाद शाम के समय होगा, तो देखिए कितना मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लगातार में कोशिश कर रहा है कंट्रोल करके कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, और अपील कर रहा है कि मतदान करे, लेकिन जो संभल है उस वहाँ पर मतदान प्रतिशत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है ओम, बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मैदान में 543 उम्मीदवार अपने आज किस्मत आजमा रहे हैं, तो क्या कहा जाए, क्योंकि बिहार की अगर सीटों की बात की जाए, क्योंकि एनडीए वर्सेस आरजेडी और इंडिया अलायंस है, माफ कीजिएगा इंडिया अलायंस है, और वहीं पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारकर इसे त्रिकोणीय बना दिया है। कितने कांटे की टक्कर इस बार? बिल्कुल, देखिए बीएसपी ने जो उतारा है उससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस तरीके से मुद्दे हावी रहे इस बार के चुनाव में, और इस बार मुद्दे हावी हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर हम कह लें जो पेपर लीक्स हो रहे हैं बिहार में भी, वो सारे मुद्दे काफ़ी हाईलाइटेड हैं इस चुनाव में। और अगर मैं पहले भी जिक्र किया कि जो 40 लोकसभा सीटें उनमें से 39 भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो देखिए आरजेडी के
के लिए आरजेडी कह लें या फिर महागठबंधन कह लें, उसके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए सिर्फ खोने के लिए है। तो कहीं ना कहीं अब जो परसेंटेज आते हैं और जो फाइनल नतीजे आएंगे 4 जून को, वो देखने वाला बात होगा कि क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो तेजस्वी यादव हो और मुकेश सहनी जो मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पूर्व में जो तेजस्वी यादव थे वो जन विश्वास यात्रा भी निकाले थे और जन समर्थन तेजस्वी यादव को मिला था और काफी ज्यादा जन समर्थन मिला था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आरजेडी और महागठबंधन उस जो भीड़ थी और वो जो जन समर्थन था उसे वोट बैंक में तब्दील करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो देखने वाली बात होगी। आपने त्रिकोणीय मुकाबले का बात किया, कुछ सीटें हैं बिहार में अभी भी ऐसी जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है। चाहे वो सेकंड फेज में जहां पर पूर्णिया की बात कर लें, पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबले है। एक तरफ जहां बीमा भारती आरजेडी के तरफ से है, वहीं निर्दलीय पप्पू यादव उतर जाते हैं और वहीं एनडीए के एक प्रत्याशी वहां पर है। तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले है। अब इसमें फायदा किसको होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अररिया सीट की बात की जाए तो कितने कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बीजेपी का देखा जाए तो हिंदू कार्ड वहां पर खेला गया है, वहीं पर आरजेडी ने जिस नेता को उतारा है वो पहले नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। देखिए अररिया की बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो हिंदुत्व को लेकर कई सारी बातें किया करते हैं और जो वो जातिवाद से हटके, जैसे अगर हम बात करें आरजेडी की तो वो कहीं ना कहीं जातियों को जोड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक नई राजनीति लेकर आई है। वर्षों से बिहार में वही जाति की राजनीति चलते आई है, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, वो वहां पर डायरेक्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और एक एकजुटता की बात करते हैं हिंदुत्व की। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं उसको भुनाने में और वो धरातल पर उतरता हुआ अभी अररिया में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दों को दरकिनार करके जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जो तमाम तरीके की महंगाई और बेरोजगारी का मामला हो, अररिया में हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। मुद्दे को दरकिनार करके अभी हिंदुत्व पर ऐसा लग रहा है कि वोट देने के लिए लोग निकल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं मधेपुरा की, तो मधेपुरा सीट को लेकर एक राड़ छिड़ी हुई थी बबीता कि आरजेडी ने पप्पू यादव को ऑफर किया था कि आप मधेपुरा से चुनाव लड़े या फिर सुपौल से चुनाव लड़े, लेकिन वहां से ना ही उनको टिकट मिलता है और कहा यह जाता है कि अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है उनको लड़ाया जाए। पप्पू यादव इस पे भी नहीं मानते हैं, तो फिर जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं उनको टिकट दिया जाता है आरजेडी की तरफ से, फिर वो चुनाव वहां से लड़ते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं और जो तेजस्वी यादव ने जिसे टिकट दिया है, क्या मधेपुरा में जो पप्पू यादव का ही वोट बैंक मधेपुरा में भी और सुपौल में भी कहा जाता है, क्या उसमें वो सेंधमारी कर पाते हैं? क्योंकि पप्पू यानी कि अगर बिहार की बात की जाए ओम, तो एनडीए की जो सिटिंग सीट है उसको बचाने की चुनौती है, तो वहीं पर आरजेडी की साख भी जो है इस बार दांव पर लगी हुई है लता, क्योंकि मत प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा है। जिस तरह से तीसरा फेज चल रहा है, हालांकि अभी मतदान शुरू ही हुए हैं करने, लेकिन जिस तरह के रुझान भी सामने आ रहा है और जिस तरह का मूड जनता का दिखाई दे रहा है उसे साफ नजर आ रहा है काफी सुस्त मतदान किया जा रहा है। तो किसको कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अक्सर वही देखा गया जो सरकार होती है उसे ज्यादा नुकसान होता है अक्सर। बिल्कुल बबीता, हालांकि नुकसान की अगर हम बात कर लें तो जो सपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुना जा रहा था कि 400 पार का नारा जो है वो बुलंद करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस बार के चुनाव में, हमने 2 फेज के चुनाव देख लिए। हालांकि ये कहना कोई दो राय नहीं होगी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये बिल्कुल कहना लाजमी होगा कि जिस सपने को बुनते हुए जो है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 पार का नारा तो बिल्कुल भी लगता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां धरातल में बनी हुई हैं, लोगों ने जो है उत्सुकता कम दिखाई। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस बार जो है मेरे सहयोगी ने भी बताया ओम शुल्ले कि भले ही मुद्दों की बात हो रही हो, लेकिन मुद्दों पर लोगों का फोकस कम है। सभी का फोकस इस बात पर है कि हमें राम मंदिर पर वोट करना है, हमें धारा 370 पर वोट करना है। हालांकि जम्मू कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा बीजेपी के बड़े बड़े नेता तमाम राज्यों में घूम घूमकर सभाओं में अपनी बातें कह रही हो, लेकिन विपक्षी नेताओं का यह भी आरोप है कि अगर आप धारा 370 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में
जो चुनाव हो रहा है बीजेपी ने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे, क्योंकि जिस तरीके से धारा 370 को लेकर तमाम अलग अलग रैलियों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अगर वाकई धारा 370 का डर बीजेपी के अंदर नहीं है तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं को खड़ा किया गया चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर तो रिस्क था, क्योंकि वहां के जो स्थानीय जनता है, जो स्थानीय नेता है, जो स्थानीय लोग हैं, वहां की जो लोकेलिटी है वो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी से नाराज है। भले ही धारा 370 वहां पर कामयाब हुआ हो, लेकिन अभी बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं पड़ रही कि वहां पर अपना प्रत्याशी उतारे। इसी तरीके से अगर हम अन्य राज्यों की बात कर ले, किस तरीके से तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ मचाने का काम किया, ये भी सबके सामने है। तमाम आरोप बीजेपी पर लगते रहे, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र हो, चाहे महाराष्ट्र खासतौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं वो अब 2 पार्टी हो चुकी हैं। चाहे शिवसेना की बात कर लें, चाहे हम एनसीपी की बात करें, तो लगातार जो है माहौल एक किस तरीके का है वो जनता जरूर जान रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब जीत की अगर हम बात कर लें बबीता, तो साफ तौर पर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की जीत यहां पर होना तय लगभग माना जा रहा है, जिस तरीके से सर्वे बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जो 400 पार का नारे का सपना बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं सपना ही नजर आ रहा है, जो बीजेपी सपना देख रहे थे वो फिलहाल कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो रण है वो बीजेपी जीतेगी। इंडिया गठबंधन को हो सकता है कि 1 सीटें जो है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बीजेपी का वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यानी कि जो सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, लेकिन जिस तरह से मतदान में जो मतदाता कम वोट प्रतिशत जिस तरह का दिखाई दे रहा है, उससे हो सकता है कि बीजेपी को काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। सिद्धार्थ, क्योंकि वोट प्रतिशत की भी हम बात कर रहे हैं, काफी कम वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए हमेशा अपने आइडल्स को देखकर लोग पहुंचते भी है। दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए, बड़े चेहरों की बात की जाए, तो कौन कौन अभी तक पहुंचा मतदान करने के लिए? यादव परिवार है वो लगा, वो आदित्य यादव की पत्नी जो है वो वोटिंग कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं और लगातार लोग जनता से अपील करें। आदित्य यादव ने सुबह मीडिया से बात करते हैं, लोगों से अपील की आप जाए मतदान करें। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो संबंधित जिले के जिला अधिकारी है, डीएम का जो परिवार है जिला अधिकारी, तो वो लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। आगरा में भी जो बड़ा अधिकारी है वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं, कमिश्नर अधिकारी वो वोटिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लेकिन एक चीज है, देखिए बच्चा एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वोटिंग ज्यादा और शहरी क्षेत्र में जो मतदान को वहां पर सुस्ती दिख रही है। और जबकि चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करता है, स्कूल में कैंपेन करता है, लोगों को लिखकर नाता को उसके माध्यम से करता है, लेकिन कहीं असर ये कुछ नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। ये चीज कहीं ना कहीं चुनाव में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो अब देखना ये अभी काफी समय है, देखना है शाम के टाइम 3 से 6 बजे के बीच कितना प्रतिशत मतदान होता है। वो समय काफी क्रिटिकल होता है। मतदान तो ज्यादातर घरों से बाहर निकलते हैं। अब देखना, अब तो देखने वाली बात है, लेकिन एक चीज है, जिन सीटों को व्हाइट प्रक्रिया में लगातार हम ये बता रहे हैं, पिछले भी आप फेज में देखा होगा जहाँ पर व्हाइट प्रक्रिया समीकरण था, जहाँ वहाँ पर वोटिंग ज्यादा हुई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने का विषय होगा बीजेपी के लिए। अब देखना ये बीजेपी का जो मूल होता है वो सब वोट करने निकलता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा कि देखने वाली बात भी है और 4 तारीख का इंतजार भी है, क्योंकि वक्त ही बताएगा कि आखिर किसका दावा कितना सच साबित हो रहा है। महाराष्ट्र की ओम अगर बात की जाए, 11 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नजर टिकी हुई है वो बारामती सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ननद और भौजाई आमने सामने है। कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए बबीता, बारामती सीट की अगर बात करें तो पवार वर्सेस पवार वहां मुकाबला हो रहा है। और एक तरफ जहां अजीत पवार की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं सुप्रिया सुले दूसरी तरफ से शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ जहां पार्टी तोड़कर अजीत पवार एक नया गुट बना लेते हैं और उसके बाद शरद पवार की बेटी को ही चुनौती देते हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या जो सुप्रिया सुले है वो वापस से सीट ला पाती है या नहीं ला पाती है, ये बड़ा सवाल है। और रही बात, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का लगातार नारा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन आप कुछ दिनों से अगर आप गौर कर रही होंगी तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो 400 पार का नारा नहीं सुनाई दे रहा है। फिलहाल बिल्कुल 4 तारीख का इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा 400 कितना पार हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। आपको इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें देते रहेंगे, देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।